और एक बार फिर इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। मोदी कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी एक खबर, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 20 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है कैबिनेट में। यूपी, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र से नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। कई मंत्रियों की छुट्टी कर दी जाएगी और कई नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार से जेडीयू से मंत्री बनेंगे। एलजेपी से पशुपति पारस को मंत्री बनाया जा सकता है। यूपी से अपना दल से मंत्री बनाया जा सकता है। उधर निषाद पार्टी से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज जो कैबिनेट की बैठक होनी थी वो बैठक टल गई है। लेकिन ये बैठक, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होना था, अपने आप में काफी अहम था और काफी बड़ा था, क्योंकि आपको बता दें आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर राहुल श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, इस कैबिनेट विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबकी निगाहें थी और काफी बड़ा ये मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और जाहिर सी बात है आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो विस्तार होगा इसमें राजनीतिक और जातिगत दोनों समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। देखिए, पिछले कुछ महीने जो सरकार के साथ ये जो सेकेंड सर्ज आई थी, दूसरी लहर आई थी कोविड की, इसके कारण सरकार की जो प्रशासनिक साख है उसमें चोट पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आने वाली कैबिनेट रिशफल से जब भी होती है इसको सुधारना चाहेंगे, जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टीथ देना चाहेंगे। उसके अलावा एक जातीय, दूसरा क्षेत्रीय और तीसरा दलीय यानी अलायंस और जो उनके गठबंधन है, इन तीन समीकरणों को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री इस एक्सरसाइज को करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए उत्तर प्रदेश, बिहार में चुनाव हो चुके हैं और अलायंस अब बीजेपी के लिए जरूरी है। जैसे कि बिहार में देखा गया कि अगर जेडीयू का साथ ना होता तो वहां मुश्किल हो सकती थी, तो बिहार से जेडीयू के लोग आने वाले हैं, एलजेपी के लोग आने वाले हैं। महाराष्ट्र से फोकस है, महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स अभी ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखते हुए शायद वहां से बड़े नेता जैसे नारायण राणे हैं उनके कैबिनेट में आने की बात हो रही है। इसी तरह से उड़ीसा से एक मंत्री आने की बात हो रही है। अश्विनी वैष्णव पूर्व आईएएस अफसर हैं जो कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऑफिस में सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनको लाने की बात हो रही है। उड़ीसा से बैजंत पांडा का नाम चल रहा है। इस तरह से तमाम लोगों को, नए लोगों को लाने की बात है। इसके अलावा कई मंत्री ऐसे हैं जैसे पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप पुरी, जिनके पास कई पोर्टफोलियो हैं। ये पोर्टफोलियो सुपर मिनिस्ट्री कैटेगरी के नहीं, यानी मिले जुले, जैसे नितिन गडकरी के पास एक बार हाईवे, रोड ट्रांसपोर्ट सब था। ये अलग अलग तरह के मंत्रालय हैं, तो कुछ मंत्रालय उनमें से निकाल के दूसरे लोगों को दे दिए जाएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हर तरह के राजनीतिक समीकरण जो पिछले समय में बने हैं और आगे आने वाले 5 चुनाव और 2024 के चुनाव, इन सबको देखते हुए ये फेरबदल होने वाला है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हिमांशु मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या वजह बताई जा रही है आज की मीटिंग रद्द करने की? क्या इन 20 नामों पर एक मत सहमति नहीं बन पाई थी या फिर कुछ और वजह है? और अगली तारीख कब? देखिए, बिल्कुल कैबिनेट जो है वो कल होनी है। 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग है। आज एक बड़ी मीटिंग थी, रिव्यू मीटिंग थी, और उसको कैंसिल किया गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की एक्सरसाइज जो है वो हुई थी, उस एक्सरसाइज को लेकर एक बैठक होनी थी, उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इतना जरूर है, जैसे राहुल बता रहे हैं, कि अब कैबिनेट में विस्तार होगा और नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, उनके सहयोगी दलों को भी तरजीह दी जाएगी, क्योंकि सहयोगी दलों के नाम पर रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद एलजेपी का जो स्टेक था वो वहां नहीं है। और साथ ही साथ जो है हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने भी एनडीए से अलग हो गए और शिवसेना के अलग होने के बाद सिर्फ रामदास अठावले एनडीए के नाम पर जो है अभी केंद्र में मंत्री हैं सहयोगी दल के नाम पे। तो इसीलिए अलग अलग सहयोगी दलों को लाया जाएगा। अपना दल से अनुप्रिया पटेल आ सकती हैं, जेडीयू से मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, एलजेपी से पशुपति पारस का नाम चल रहा है। तमाम ऐसे सहयोगी दल जिनका स्टेक है सरकार के अंदर, उनको शामिल किया जाएगा। तो एक बड़ी बात यह है, और साथ ही साथ जैसा राहुल ने भी बताया कि जहां जहां चुनाव है वहां के जातिगत समीकरणों को देखते हुए, राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए लोगों को लाया जाएगा। और न सिर्फ आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, बल्कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव भी 2022 के अंत में है। तो ये माना जा सकता है कि हिमाचल और गुजरात के चुनावों को भी मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ा रीसफल जो है इस बार होने जा रहा है, क्योंकि
पिछले 2 साल के अंदर कोविड की 2 लहरें आई हैं और उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो प्रशासनिक चीजें थी उसमें सवाल उठाए गए हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ये जरूर चाहते हैं कि उनकी मंत्रियों की परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा बेटर रहे, जिस तरीके से वो काम करते हैं उसी तरीके से मंत्री भी जो है वो काम करें। तो एक परफॉर्मेंस ऑडिट जो है वो हो चुका है। अब देखना ये है कि रिसफल में किन किन नए चेहरों को जगह मिलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार बनवाई थी, तो उनका यहाँ शामिल होना लाजमी है। साथ ही साथ सर्बानंद सोनोवाल, जैसे राहुल भी बता रहे थे कि सर्बानंद सोनोवाल को ये कहा गया था कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, वहां हेमंता विश्व शर्मा को कमान दी गई है, उनको केंद्र में लाया जा रहा है। और आसाम से एक राज्यसभा की सीट है, तो अब देखना यह है कि क्या कोई लोकसभा या राज्यसभा से सांसद नहीं है, ऐसे कितने लोगों को जो है वो शामिल कराया जाएगा, क्योंकि बीजेपी 2 ही राज्यसभा सीटों के ऊपर अपने सांसद उतार सकती है, एक पुडुचेरी से और एक आसाम से। बिल्कुल। राहुल, आपसे इसी से जुड़ा सवाल करना चाहेंगे। जैसा कि हिमांशु ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये प्राथमिकता होती है कि अगर कहीं पर काम ठीक से नहीं हो रहा है तो वो ठीक तरीके से हो, और अभी हालिया जो मीटिंग हुई थी सभी मंत्रालयों से, उनके मंत्रियों से बातचीत हुई थी, उनसे मांगा गया था रिपोर्ट। ऐसे में जानना चाहेंगे, जो कैबिनेट रिशफल की बात हो रही है या फिर विस्तार की बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कुछ नाम जैसे कि पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के सुशील कुमार मोदी, वरुण गांधी, ऐसे जो कुछ नेता हैं या फिर जो नाम हैं, इन नामों की चर्चा आखिर किस बेसिस पर हो रही है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं और उससे कयास लगने लग जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने एक तरह का जिसे कहेंगे सेक्टोरल रिव्यू किया है, सारी मिनिस्ट्रीज से जुड़े हुए फील्ड्स का, यानी आईटी का, कॉमर्स का, हर चीज का, और उसको जोड़ा गया तमाम कैबिनेट रिशफल के मामलों से। देखिए, प्रधानमंत्री के पास अपना एक बहुत बड़ा फीडबैक सिस्टम है जो कि वो रेगुलरली हर मिनिस्ट्री से लिया करते हैं, और उनके पास पिछले कुछ दिनों से एक ब्रॉडशीट है जिसको देख करके वो समझते हैं कि किस सीट पे किस तरह के बदलाव या नए लोगों की जरूरत है। जिसे कहते हैं फ्रेश लेग्स। फ्रेश लेग्स का मतलब है कि नए ऐसे कंधे लाए जाएंगे सिस्टम के अंदर, जिससे प्रधानमंत्री को लगता है कि सरकार को थोड़ी एक नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री का एक और बात रही, अगर आप 2014 से 2019 की बात देखें तो करीब 50% मंत्री बदल गए थे। यानी प्रधानमंत्री ने आकलन किया था कि कौन से मंत्री उनके काम के हैं, कौन से काम के लिए नहीं है, और इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि नए लोगों का आने में काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी रोचक होगा। कौन नए आते, जैसे डॉक्टर प्रीतम मुंडे हैं, वो बीड से सांसद हैं, गोपीनाथ मुंडे की पुत्री हैं, उनकी बात चल रही है, वो डॉक्टर हैं। तो क्या ऐसे किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिसका स्पेशलाइजेशन मेडिसिन में है, उनको जैसे एमओएस हेल्थ में लाया जा सकता है, हर्षवर्धन साहब को मदद करने के लिए। इस तरह के बदलाव की काफी बात हो रही है कि सेक्टोरली रिव्यू करके प्रधानमंत्री ने जाना है कि कहां कहां क्या खामियां हैं और किस तरह से कहां पे नए इंडक्शन से, नए लोगों को लाने से सिस्टम को इंप्रूव किया जा सकता है। वरुण गांधीवाला की जो बात है, क्योंकि उनकी कुछ पार्टी आला नेताओं से बात हुई थी, उसको लेकर के कयास लग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 2019 में मेनका गांधी को सीट नहीं मिली थी, उसके बाद देखना यह होगा कि वरुण गांधी का आना यूपी के लिए एक सिग्नल होगा कि कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी एक सिग्नल दे रही है पीलीभीत और आसपास के इलाकों में कि देखिए वरुण गांधी को भी एक मंत्रालय दिया गया। लेकिन इसकी अभी कोई बहुत ज्यादा आधिकारिक पुष्टि हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। बिल्कुल। हिमांशु हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो नाम हम दिखा भी रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, तो क्या हम ये माने कि इन नामों को लेकर आखिरी मुहर लग चुकी है या फिर अभी भी कुछ विचार विमर्श होना बाकी है? देखिए, बिल्कुल श्वेता, क्योंकि विचार विमर्श चलता रहता है और अंतिम समय तक जो है वो विचार विमर्श चलते हैं। जो अभी मौजूदा मंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो तैयार कर ली गई है। उनसे ये भी पूछा गया है कि आप अगले 2 सालों के अंदर क्या काम करेंगे आपके मंत्रालय के अंदर। ये सारी चीजें पूछने के बाद तो तय हो गया है कि किसको ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन किन किन को लाया जा सकता है, क्योंकि जैसे राहुल भी बता रहे हैं कि यूथ भी एक फैक्टर है कि नए चेहरों को लाइए, उनको मौका दीजिए, उनको इंप्रूव कीजिए। अनुराग ठाकुर को देखिए, आप 2014 से 19 तक वो मंत्री नहीं थे, लेकिन जब 19 में सरकार बनी तो उनको एमओएस फाइनेंस बनाया गया, और आप देखिए कि हर
बैठक के अंदर एक इम्पोर्टेंस रोल जो है प्ले अनुराग ठाकुर करते रहे हैं। तो प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि यूथ जो है वो सामने आए, वो एक लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं, नए चेहरों को मंत्री बनाकर जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, चुनावी समीकरणों को भी ध्यान में रखेंगे। ये सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को जगह मिलेगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या यूथ को मौका मिलेगा। जाएंगे इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दिल्ली तलब किए गए हैं। दिल्ली आज वो पहुंच रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिल सकती है कैबिनेट में। ये लंबे वक्त से ड्यू था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक युवा नेता है, एक यंग नेता है, और ऐसे में तमाम कयास युवा चेहरों को लेकर लगाए जा रहे हैं, जिस पर आज या फिर कल में विराम लग सकता है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक होना है और साथ ही चुनावों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देवास का दौरा बीच में ही रद्द किया है। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष ऑफिस से नारायण राणे को भी फोन जा चुका है। नारायण राणे भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। कई ऐसे मंत्री हैं इस वक्त कैबिनेट में जिनके पास मल्टीपल पोर्टफोलियोज हैं, और ऐसे में उन पोर्टफोलियोज को किस तरीके से दिया जाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। राहुल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, मल्टीपल पोर्टफोलियोज की आप बात कर रहे थे, लेकिन ये वो दिग्गज नेता हैं जिन पर मोदी सरकार का विश्वास है, भरोसा है। ऐसे में इन पोर्टफोलियोज का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, कैसे इन युवाओं पर भरोसा करके इन्हें उन पोर्टफोलियोज से असाइन किया जा सकता है, किस तरीके से पूरी कवायद, ये पूरी सोच चल रही है? देखिए, जैसे पीयूष गोयल साहब का केस देखें तो पीयूष गोयल साहब के पास कॉर्पोरेट अफेयर्स है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उनके पास रेलवेज है, और रामविलास पासवान जी के निधन के बाद कंज्यूमर अफेयर्स और फूड मिनिस्ट्री उनको मिल गई थी। इन तीनों में कोई सामंजस्य नहीं है, ये तीनों कोई एक सुपर मिनिस्ट्री नहीं बना सकती। इसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और फूड मिनिस्ट्री किसी और को मिल सकती है। हालांकि वो रामविलास पासवान जी के पास थी, मगर उम्मीद नहीं है कि वो एलजेपी के पास वापस जाएगी। जो उनके भाई हैं पारस, उनको दूसरी मिनिस्ट्री मिल सकती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा ये होने वाला है, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री काम करते हैं, और ये हो सकता है। देखिए, कुछ समय पहले हरदीप पुरी जो कि सिविल एविएशन और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनको एमओएस कॉमर्स में बनाया गया। वो काफी वक्फा एमओएस कॉमर्स की तरह काम कर चुके हैं। और अगर आप उनके इतिहास में जाएं तो जब डब्ल्यूटीओ की नेगोशिएशन हो रही थी एक समय पे, और उस समय पे हरदीप पुरी एज आईएएस ऑफिसर डब्ल्यूटीओ में काफी काम किया था, तो उनका एक्सपर्टीज है ट्रेड लॉज वगैरह में, कॉमर्स मिनिस्टर में उनका एक्सपीरियंस हो गया है। तो क्या कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल से हरदीप पुरी को मिल सकती है? यानी एक स्पेशलाइजेशन को देखते हुए मिनिस्ट्री का एलोकेशन, उससे पीयूष गोयल के ऊपर भार कम हो जाएगा, क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा महकमा है। इसके अलावा जैसे कि अगर आप हरदीप पुरी के पास देखिए तो हरदीप पुरी के पास भी बहुत ज्यादा मिनिस्ट्री हैं, तो सिविल एविएशन एक अलग मंत्रालय किसी और को मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और यहां पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए 1 और 11।